हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं मानसरोवर भाग 1 की 11वीं कहानी पूस की रात, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है, का वीडियो आप सभी के सामने लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ हैं, जिसमें से मैंने इस चैनल के प्लेलिस्ट में 10 कहानियों को अपलोड किया है और बाकी की बची हुई कहानियाँ हमेशा अपलोड होती रहेगी, तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। जैसा कि आज मैं मानसरोवर भाग 1 की 11वीं कहानी लेके आई हूँ, पूस की रात। इसके मुख्य पात्र को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पात्रों से प्रायः क्वेश्चन बनता ही है। तो पहला पात्र है हल्कू। दूसरा पात्र है मुन्नी, जो कि हल्कू की पत्नी है। पात्रों को एक दूसरे से जोड़ के पढ़े ताकि आप लोगों को पात्र याद हो जाए। तीसरा पात्र है जबरा, जो कि एक कुत्ता है। तो इस कहानी में टोटल 3 पात्र हो गए। चौथा पात्र सहना को भी बताया गया है। तो टोटल कितने पात्र हो गए? हल्कू, मुन्नी, जबरा, सहना। तो इस कहानी में एक पूस की रात का बहुत ही भयावह दृश्य बताया गया है और बहुत ही जो ठंड होता है उसे दर्शाया गया है। चलिए अब इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ताकि कहानी के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों का गलत ना हो। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, ला जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात है, हाल में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा पे खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हाल में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठी सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि सहना आया हुआ है, तो जो रुपए रखे हुए हैं उसे दे दो। मुन्नी उस समय झाड़ू लगा रही होती है। वो बोलती है कि अभी नहीं देंगे, क्योंकि मात्र उसके पास कितने रुपए हैं? 3 ही रुपए हैं। अगर उसे उसको दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा? लेकिन वह सोचता है कि अगर जब हल्कू सोचता है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो सहना उसे बहुत ही घुड़कियाँ देगा, गालियाँ देगा, तो वो अपनी पत्नी को मनाने लगता है। फिर क्या होता है? मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाओ? मुन्नी ने तड़प कर बोला, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? इस पैराग्राफ में बताया गया कि मुन्नी पैसे देने से इनकार करती है और वो बोलती है कि खेती छोड़ दियो, क्योंकि खेती से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इससे अच्छा मजदूरी कर लो। तो फिर वो बहुत मनाने कोशिश करता है हल्कू। और हल्कू के बाद जब सुनती है कि अगर पैसा नहीं दोगी तो गाली मिलेगा, तो फिर मुन्नी गुस्सा से बोलती है कि गाली क्यों देगा। फिर क्या होता है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गई। किसकी? मुन्नी की। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धोस तो ना सहेंगे। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौस। यानी कि इस पैराग्राफ में वो अपने पति को समझाती है कि खेती को छोड़ दे और क्या किया जाए? मजूरी करें। जितना भी थोड़ा सा भी कमाएंगे तो अच्छे से सुख से खाएंगे, तो फिर किसी का धौंस भी नहीं सहना पड़ेगा। फिर क्या होता है? हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे।
एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। यानी कि वो बहुत ही उदास था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उन्होंने 3 रुपये जमा किए थे अपने कंबल के लिए, और उसे वो देने जा रहा था, तो इसलिए वो बहुत ही उदास था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस की खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पे पूस की अंधेरी रात का बहुत ही भयावह दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे हल्कू जो है अपने खेत के किनारे में है, और उसके साथ ही उसका एक कुत्ता जिसका नाम है जबरा, दोनों सर्दी से कूक रहे हैं। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। यानी कि वो अपने कुत्ता को बोल रहा है, जबरा को बोल रहा है, यहाँ वहाँ पे रहते घर में तो पुआल में लेटे रहते, यहाँ पे क्यों आए? अब यहाँ पे ठंड में कुहाओ, और यहाँ पे नानी के नाम पे रो। फिर क्या होता है, जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। यही रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही थी। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। या खेती का मजा है, और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरों लुटे। यहाँ पे बताया जा रहा है, ठंडा का भयावह दृश्य बताया जा रहा है। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जारा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जारा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जारा ना लगेगा। हल्कू अपने कुत्ते को बहुत ही स्नेह भरी बातें बोलता है, क्योंकि वो चाहता है कि कुत्ता भी इतना ठंड सह रहा है, तो वो बोलता है कि यहाँ पे पुआल बिछा देंगे और उसमें बैठना आराम से, तो जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जारा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। यानी कि वो सोचा कि चिलम पीकर के सो जाएंगे और उठेंगे नहीं, लेकिन ठंडा इतना था कि नींद नहीं आता था। फिर क्या हुआ, जब किसी तरह ना रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपने गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में से तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा थक दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसी उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इसमें बताया गया कि वो ठंड के मारे अपने क्या बोलते हैं जबरा को पकड़ के सो गया, और उसमें दुर्गंध भी आई थी, तब भी वो उस दुर्गंध को नहीं समझा, और ठंडा इतना था इसलिए उसे गले लगाकर सो गया। फिर क्या होता है, सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, या इस विशेष आत्मीयता में उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी। किस पे? जबरा को।
कि जब वो गला लगाकर सो गया था तो एक आत्मीयता का भाव जबरा में आया था। और जबरा को बहुत खुशी भी हो रहा था कि इसका जो हल्कू जो है वो उसे इतना प्यार करता है और उसे गले लगाकर सोया है। फिर क्या हुआ, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। क्या हुआ था कि जबरा को किसी जानवर का आहट हुआ तो वो उठकर दौड़ने लगा और वो बार बार आता था और फिर चला जाता था, क्योंकि उसके हृदय पर क्या था, कर्तव्य था कि किसी तरह यहाँ पर कोई जानवर ना आ जाए। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया हो, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। फिर हल्कू बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया 1 घंटा के बाद। तो फिर वो अपने घुटनों के बल पर अपने छाती को पूरा सटा लिया। फिर क्या होता है कि बहुत तभी ठंड में आराम नहीं हुआ और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। फिर देखता है कि अभी तो रात पूरा बचा ही हुआ है, तो इतना देर तक रात कैसे कटेगा। फिर क्या होता है, हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोच विचलकर पत्तियों बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटारते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। फिर ये सोचता है कि पतझड़ शुरू हो गया है, बाग में बहुत सारा पत्ता होगा, तो उसको बटोर कर एक जगह जमा करके उसे जलाएंगे तो फिर ठंड कम लगेगी। और कोई सोचेगा कि यहाँ कोई भूत है या कोई जानवर है, लेकिन अगर वहाँ जानवर होगा तो फिर उसे डर लग रहा है, लेकिन ठंड के मारे उसे और कुछ नहीं सूझ रहा है, किसी तरह ठंडा से बचना चाहता है। तो वो बटोरने चल जाता है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उससे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियों बटोर कर टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंद टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में तो कोई सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिंचोर रहा था। जबरा को क्या मिल गया था, एक हड्डी मिल गया था, तो उसे क्या कर रहा था, खा रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बिटारने लगा। जरा ढेर में पत्तियां का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसमें लोह ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड में ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व
को हृदय में छिपा ना सकता था। यानी कि वो सारे पत्तियों को जमा कर कर जला लिया और बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया। तो वो बहुत ही खुश हो गया और उसको ऐसा लगने लगा कि एक विजय पा लिया है। और वो बोल रहा है कि तुमको जो करना है सो करो, अब मुझको ठंड नहीं लगने वाली है। ठंड से वो विजय पा लिया है। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखो कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। यानी कि आग का पूरा चल रहा था, तो जो जब्बर है उसको कूदने के लिए बोला कि वो आग को फांग के आओ। तो जब्बर जो है वो फांग के आया अपने हल्कू के पास। तो वो दो फिर हल्कू ने बोला कि ऐसा नहीं, फिर से फांग के आओ। तो वो फिर से कूदा और फिर से वो हल्कू के पास आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जगा उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंख बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। यानी कि बहुत ही भले भले जो आग है वो बंद हो गया था, लेकिन उसे उस राख से भी उसे गर्मी का एहसास हो रहा था और उसका बदन में गर्मी आ गई थी और शीत बढ़ती जा रही थी और उसको बहुत ही आलस से दबा लिया था। जबरा जोर से भूखकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आ गया हो। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा था। कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। यानी कि कुछ देर बाद उसे खेत में बहुत सारे जानवरों का आवाज़ आने लगा, जैसे कि नील गाय का झुंड हो और बहुत कूदने फाड़ने का आवाज़ हो रहा है, चबाने का आवाज़ हो रहा है। और उसे फिर ऐसा भ्रम होता है कि जबरा के होते हुए कोई जानवर नहीं आ सकता है। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। उसके पास फिर जबरा भूख रहा था, लेकिन जो है हल्कू उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जारे पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। यानी कि तब से वो अपने आप को झूठे एहसास में रख रहा था कि जबरा के बिना, जबरा जब तक रहेगा तब तक कोई जानवर उसके खेत में नहीं आएगा। लेकिन वो अपने आप को इस झूठे एहसास से नहीं रख सका, क्योंकि कितना देर तक वो धोखा में अपने आप को नहीं रख सका, क्योंकि उसे पूरा अच्छे से आवाज़ आने लगा, लेकिन फिर भी उसे इतना आलस से दबाए हुए था कि वह अपने जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। तो बहुत अच्छा खेती था, बहुत अच्छा अनाज उगा हुआ था, लेकिन जानवर उसका सब सर्वनाश कर रहा है, तब भी हल्कू उसे अपनी जगह से नहीं उठ रहा है। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा।
हल्कू फिर बहुत कोशिश किया और थोड़ा सा अपने जगह से उठा और 2-3 ही कदम चला था, जैसे ही बहुत ही ठंडा हवा उसके पास आने लगा, जैसे कि बिच्छू ने डंक मार दिया हो। फिर वह क्या किया, फिर वही राख के पास आके बैठ गया और अपने आप को गरमाने लगा। यानी कि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत को सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकमनीयता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़ कर सो गया। यानी कि जबरा बेचारा चिल्ला रहा था बहुत खेत में, क्योंकि नीलगाय पूरा खेत का सफाया कर रही थी। लेकिन तब भी जो हल्कू है वो बहुत वहाँ पे अपने जगह से नहीं उठा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी की रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। फिर सवेरे पूरा धूप हो गया, तब उस मुन्नी आकर उसको बोलती है कि तुम यहाँ सोते ही रहोगे, खेत का सारा चौपट हो गया, सारा खेती का जो अनाज था सब खा गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मढ़ैया डालने से क्या हुआ? यानी कि मुन्नी उसको सुना रही है कि ऐसा कौन सोता है कि तुम्हें आवाज़ भी नहीं सुना दिया, तुम्हारा यहाँ मढ़ैया जो डाल के सोया हुआ है, तो क्या फ़ायदा हुआ जब जानवर खा ही गया मेरा अनाज को तो। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांडे पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मढ़ैया के नीचे चित लेटा हुआ है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। यानी कि क्या हुआ कि मुन्नी चिंतित है, लेकिन हल्कू प्रसन्न है, क्योंकि वह सोच रहा है कि कल से मुझे इस कड़ाके सर्दी में मुझे यहाँ पर सोना नहीं पड़ेगा। और जो इसका जो कुत्ता है जबरा, वो मरा हुआ वहाँ पे सोया पड़ा हुआ है। तो इस कहानी में यहाँ पूस की रात का भयावह ठंडा को दिखाया गया है, जो कि हल्कू के द्वारा और जबरा के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और एक बताया गया है कि किस प्रकार ठंड ठंड से बचने के लिए किस प्रकार खेत का फसल जा भी रहा था, तब भी हल्कू अपने जगह से नहीं उठा, और कितना कड़ाका का ठंड को यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और इस कहानी के मांस और भाग 1 की मैं सभी कहानी अपने चैनल में ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप लोग इस कहानी से हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक